तो दोस्तों शेयर मार्केट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, किसी को बहुत ऊपर पहुंचा देता है तो किसी को बिल्कुल नीचे गिरा देता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट के नाम से तो बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के नाम सामने आते हैं, लेकिन जिसमें था एक हर्षित मेहता, जिनके ऊपर फिल्में भी बनी हैं और वेब सीरीज़ भी बनी है, जिसमें बताया गया है हर्षित मेहता एक फ्रॉड है। जिस मूवी का नाम स्कैम 1992, जिस स्कैम में सीधा सीधा हर्षित मेहता ने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया था। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताऊंगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हर्षित मेहता के जन्म होने के बाद ही उनके पिता शांतिलाल मेहता मुंबई में शिफ्ट हो गए थे, जहां पे उनके पिताजी ने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया, जो वो नहीं चल पाया था। इसकी वजह से उनकी फैमिली छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिफ्ट हो गई थी, और रायपुर में ही हर्षित मेहता के पिता ने अपना बिजनेस जमाया और जहाँ पे हर्षित मेहता का बचपन गुजरा। हर्षित मेहता को क्रिकेट इतना ज़्यादा पसंद था, जिसकी वजह से वह पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और वह कुछ नहीं कर पाए पढ़ाई में। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हर्षित कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए थे, और 1976 में हर्षित मेहता ने अपनी कॉलेज की डिग्री हासिल की। हर्षित मेहता ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटी छोटी नौकरियां भी करना शुरू कर दिया, जैसे सीमेंट का काम और हीरे चुनने का काम करते थे, और 8 साल तक हर्षित मेहता ऐसी ही नौकरियां करते रहे। दोस्तों हर्षित मेहता की शेयर मार्केट में तब शुरुआत हुई जब उन्होंने एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। इस कंपनी में काम करने से उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में बढ़ती रही, और साल 1981 में उन्होंने इस नौकरी को छोड़कर उन्होंने जीवनदास ने और 1981 में उन्होंने यह नौकरी छोड़कर एक ब्रोकरेज कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम था जीवनदास नेवीदास। और इस कंपनी में उन्होंने जीवनदास को अपना गुरु मान लिया था और उनसे स्टॉक मार्केट के नए नए पैंतरे सीखते रहे। उनके तेज दिमाग और चतुरता के कारण वह स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी सीख गए। स्टॉक मार्केट समझने के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एक कंपनी को शुरू किया, और इन्होंने बीएससी में बतौर मेंबरशिप ले ली, और यहीं से इनका घोटालेबाज बनने का सफ़र शुरू हुआ। साल 1984 से 1990 तक इन 6 सालों में हर्षित मेहता की कंपनी आसमान को छूने लगी। अपनी इस ज़बरदस्त सफलता के लिए हर्षित मेहता वहाँ की सारी मैगज़ीन और अखबारों में छाए रहते थे। बड़े बड़े दिग्गज थे, सेलिब्रिटी थे, वो हर्षित मेहता से मिलने के लिए तरसते थे। 1550 स्क्वायर फीट का उनका घर और लग्जरीज गाड़ी इतना उनको अमीरी की साइड ले गई, जो लोगों से दूर करने लगी। हर्षित मेहता जिस स्टॉक में भी घुसते थे, जिस स्टॉक को भी छूते थे, उसकी कीमत आसमान को छूने लगती थी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो एक एसीसी स्टॉक की वैल्यू 200 रुपये से उन्होंने 9000 तक कर दी थी। इसके बाद भी जब भी वो किसी भी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाते थे, वह कंपनी बहुत ऊपर उठ जाती थी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। वह करोड़ों में खेलते थे। यही एक कारण था उन्होंने एक छोटी सी उम्र में बहुत ऊंचाइयां छू ली थी। हर्षित मेहता ने इतनी कम उम्र में ऊंचाइयां छू ली थी जो कोई भी नहीं छू सकता था। हर्षित मेहता के दौर में मिडिल क्लास के लोगों ने बहुत पैसा कमाया। उन्होंने लोगों को सपना देखकर उसको सच करने की इच्छा को जागरूक किया। और वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में एक सवाल भी था कि जिस भी स्टॉक को छूते थे उसकी कीमत ऐसे कैसे बढ़ जाती थी, और यही एक वजह थी जिसकी वजह से हर्षित मेहता आसमान से ज़मीन पर आ गए। और 1992 में हर्षित के घोटालों का पर्दाफाश हो गया। 23 अप्रैल 1992 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की सुचेता दलाल, उन्होंने अपने हर एक पन्ने में हर्षित मेहता के घोटालों का पर्दाफाश किया था। सुचेता की इस रिपोर्ट के बाद हर्षित के सारे घोटाले सामने आने लग गए, और उसके बाद हर्षित मेहता को जेल हो गई। उनके खिलाफ 600 सिविल सूट और 70 अपराधी मामले दर्ज किए गए, जिसके लिए सीबीआई ने उन्हें और उनके भाई को 9 नवंबर 1992 को गिरफ्तार कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतने सालों तक उन्होंने इतने सारे क्राइम किए कैसे, और वह कौन सा तरीका था जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा घोटाला को अंजाम दिया। इन सारे सवालों का जवाब सुचेता दलाल ने अपने कॉलम में दिए थे। सुचेता ने बताया था कि हर्षित बैंक के नियमों में कमियां ढूंढकर उनका इस्तेमाल गलत रूप से इस्तेमाल करके खुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करते थे। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो हर्षित ने इसको अंजाम देने के लिए RF यानी रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया करता था। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि रेडी फॉरवर्डिंग होती क्या है।
तो दोस्तों हमारी सरकार अपने प्रोजेक्ट और अपनी योजनाओं को कवर करने के लिए एक सिक्योरिटी जारी करती है, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कई प्रकार की होती है, जिसमें ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट और बॉन्ड शामिल होते हैं। गवर्नमेंट बैंक और इन्वेस्टर से थोड़े टाइम के लिए पैसा लेती है और इन पैसों के बदले में सरकार इन इन्वेस्टर को ब्याज देती है। बैंक और इन्वेस्टर्स को सरकार द्वारा तय की गई राशि में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसे में किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो अपने बैंक की सिक्योरिटीज़ किसी दूसरे बैंक में गिरवी रखकर कुछ समय के लिए एक लोन ले लेते थे और कुछ समय बाद ब्याज सहित पैसा लौटाकर अपने सिक्योरिटीज़ वापस ले लेते थे। इस तरह ये सिक्योरिटीज़ एक दूसरे से लोन लेने का साधन मानी जाती थी और इसी को रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता था। इन बैंकों के बीच कुछ लोग दलाली का काम किया करते थे। दलाल ऐसा काम करते थे जो दोनों बैंकों को लेन देन में मिलाते थे और इसके बदले में दलालों को बैंकों से अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था। हर्षद मेहता भी बैंकों के बीच ही दलाली का काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ खामियां ढूंढ ली थी, जिसका फ़ायदा उठाकर वह गलत तरीके से पैसे कमाने लगे थे। दोस्तों हर्षद किसी बैंक की सिक्योरिटी के बदले जब दूसरे बैंक से पैसा लेते थे, उस पैसे को बैंक को देने की बजाय स्टॉक मार्केट में लगा देते थे, जिसके कारण उस स्टॉक का मूल्य बहुत तेज़ी से बढ़ता था। जब बैंक हर्षद से अपनी सिक्योरिटीज़ का पैसा मांगता था तो वह किसी नए बैंक से पैसा लेकर उस पहले वाले बैंक को पैसा दे देते थे और इसी तरह उनके पास हर समय करोड़ों रुपए रहते थे, जिसका इस्तेमाल वह मार्केट में हेरफेर करने में किया करते थे। दोस्तों वह सिर्फ यहीं पर नहीं रुके। जब उन्हें स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपने इस घोटाले को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उस समय बैंक सिक्योरिटीज़ के बदले एक दूसरे से लोन लेने और देने के एक दूसरे के पास रसीद का इस्तेमाल किया करते थे। हर्षद ने उस रसीद की नकली कॉपी बनवाकर लोन लेना शुरू कर दिया था। इसका मतलब यह था वह किसी भी बैंक के नाम का किसी भी दूसरे बैंक से करोड़ों का लोन ले सकता था और उस बैंक को इस बात की ज़रा भी खबर नहीं होती थी। जब लोन देने वाला बैंक हर्षद से अपना पैसा मांगता तो वह अपने शेयर मार्केट से हुए मुनाफे में पैसे वो वापस दे देते थे और अपनी नकली बैंक रसीद वापस ले लेता था। तो दोस्तों हर्षद का यह घोटाला कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब देश में मंदी का दौर आया तो स्टॉक मार्केट का प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगा, जिसमें हर्षद को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वे बैंक से लिए गए पैसे भी वापस नहीं लौटा पाए और उसी समय सुचेता दलाल ने उनके इस घोटाले से पर्दा हटा दिया। इस घोटाले का पूरी तरह सामने आने से पता चला यह लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और इस स्कैम के सामने आने के बाद स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गई, जिसमें कई लोगों का करोड़ों रुपए नुकसान हो गया था। बताया जाता है कि इस घोटाले के कारण, इस नुकसान के कारण कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था, जिसमें विजय बैंक के चेयरमैन भी शामिल थे। हालांकि हर्षद को गिरफ्तार करने के बाद उन पर अलग अलग तरह के मुकदमे चलाए गए, लेकिन उनकी मौत होने तक उनको एक ही केस में दोषी पाया गया, जिसके लिए उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। हर्षद को महाराष्ट्र के थाने जेल में कैद किया गया था, जहां 21 दिसंबर साल 2001 की रात को हर्षद को सीने में दर्द होने की समस्या हुई और रात के करीब 12 बजे 47 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों हर्षद द्वारा किए गए इस स्कैम को लगभग 32 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये भारत के स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। लेकिन हर्षद मेहता की मौत से पहले उन्होंने एक नाम और बताया था जो इस स्कैम में मौजूद था, वो थे प्राइम मिनिस्टर। यह बात पूरे अच्छे से तो सामने नहीं आई, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया था। तो दोस्तों अगर आपको इस स्टोरी में कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको अपनी कुछ राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और नोटिफिकेशन आए। ते हैं अगली वीडियो में।